मुकाबला करने वाले जिन तीनों सेनाओं के और बीएसएफ के अन्य जवानों को, अधिकारियों को हमारी सरकार ने वीर चक्र से, शौर्य चक्र से, कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है। मैं उनको भी इस मंच से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम खराब पड़ोसियों से घिरे हुए हैं और ये केवल सोच का अंतर है। एक भारत है जो मंगल पर पैर रखने के लिए प्रयास कर रहा है और एक हमारा पड़ोसी है जिसकी पूरी मेहनत बाढ़ क्रॉस करने में लगी कि इधर से कैसे घुस जाएं। और अब हम अभिशप्त हैं तो इसी में काम चला ना। मुझे तो याद है कि जब पिछली बार पुलवामा हुआ तो मैं थोड़ा ट्विटर पर ज़्यादा सक्रिय रहता हूँ, तो थोड़ा कम कर दिया है। बड़े लोगों ने समझाया कि कम लिखा कर। तो मैं बहुत खुश था भारतीय सेना के पराक्रम पर जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई। तो पाकिस्तान के पड़ोसी देश हमारा है जिनका आज तथाकथित आज़ादी का जन्मदिन भी है उनका। सो उनकी एक पुरानी विदेश मंत्री थी, उन्होंने ट्वीट कर दिया। उन्होंने लिखा कि अगर जंग हुई तो मैं भी लड़ने जाऊंगी, मेरे नाना भी फौज में थे। मैंने एक छोटी सी बात कही थी, उस पर वो नाराज हो गई। आपको आश्चर्य होगा और आप इस पर समझ जाएंगे जो लोग, तो वो तालियां बजाएंगे। उन्होंने कहा मेरे नाना भी फौज में थे, मैं भी लड़ने जाऊंगी। तो मैंने इतना पूछ लिया, मोहतरमा इतना बता दीजिए कि आपके नाना ढाका में पोस्टेड तो नहीं थे। सोच में अंतर भारत का और हमारे पड़ोसियों का अलग है, उसी से भारत बनेगा। मैं जन्माष्टमी की शुभकामना देते हुए एक छोटी सी रचना आपको सुना देता हूँ, विशेष रूप से आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज आज़ादी का वो दिन है जब एक वक्त पर कुछ लोगों ने सपना देखा था, जब अपनी ही ज़मीं होगी और अपना आसमां होगा, इलाही वो भी दिन होगा, कभी वो दिन भी देखेंगे। और ये आज़ादी असंख्य बलिदानों से आई है, लेकिन जैसे तीसरी जनरेशन तक आते आते पोते ये भूल जाते हैं कि बाबा ने कितनी मेहनत की है, ऐसे हम लोग भी शायद ये भूल गए हैं कि किस मेहनत से आई है। जो 70-80 की उम्र के लोग हैं, जिन्होंने 70 क्रॉस कर लिया है, जिन्होंने अपने बचपन में वो किस्से कहानी सुने हैं, उनके मन में अभी भी धड़कता है वो जज्बा, लेकिन अब लोगों के मन में नहीं धड़कता। अब 15 अगस्त लॉन्ग वीकेंड है। आप किसी भी ट्रैवल ऑपरेटर से पूछिए तो वो कह रहा है कि 15 की भी छुट्टी है, 16 की छुट्टी है, फिर सैटरडे संडे आ रहा है, लोग निकल गए। हमारे उत्तर भारत के पहाड़ों के सारे होटल्स बुक हैं, आउटस्कर्ट्स के जितने भी रिजॉर्ट्स हैं वो सब बुक हैं। और मुझे याद है कि मैं 70 के दशक की पैदाइश हूँ, 70s के। हमारे बचपन में, क्योंकि तभी आज़ादी को आए हुए 30-35 साल हुए थे, जब मैं 5वीं-6वीं में था, 15 अगस्त बहुत बड़ा फेस्टिवल होता था, 26 जनवरी बहुत बड़ा फेस्टिवल होता, बड़ा उत्सव होता था कि हम आज़ाद हुए हैं। लेकिन मुल्क बहुत जल्दी भूलता है, ये देश भूलता बहुत जल्दी है, और इसमें हम सबकी स्मृति कमजोर है, इसका दोष है। एक छोटी सी 2 बंद की एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। ये मैंने उनके लिए लिखी है जो हमारी और आपकी इस खुशनुमा शाम के लिए तिरंगे में लिपट कर आते हैं। हमसे अक्सर लोग कहते हैं, बिहार के एक नेता ने कह दिया था कि इतना ग्लोरीफाई क्यों करते हो, आखिरकार फौजी भी तो वेतन लेते हैं। ये बात आपको याद होगी, 2013 में एक केंद्र के मंत्री जी ने बोला था और मेरा वो वाक्य भी बड़ा मशहूर हुआ था। आपको अच्छा लगे तो मुझे बताइए। स्टेज पर ही मैंने उसका विरोध करते हुए कहा था कि मंत्री जी वाक्य सुधारिए, आप भी वेतन लेते हैं और सिपाही जो सीमा पर खड़ा है वो भी वेतन लेता है, लेकिन आप और उसमें इतना अंतर है कि आप वेतन के लिए काम करते हैं, वो वतन के लिए काम करता है। कोई वेतन के लिए मरता नहीं है, पैसे के लिए लोग उंगली नहीं कटाते हैं, वो गर्दन कटाता है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं जिस जिले से आया हूं वहां जीवित परमवीर चक्र जो 2 लोग हैं, उनमें से एक योगेंद्र भाई वहीं रहते हैं, जिनको 24 गोलियां लगी, उसके बाद भी वो नीचे तक आए। 24 हाजमोला नहीं खा सकते हम, उन्हें 24 बुलेट खाए। मैं उनके लिए एक छोटा सा गीत के 2 बंद सुनाता हूं और आपसे विदा मांगता हूं। कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर, आपसे इतना ही अनुरोध है, जहां अच्छा लगे वहां तालियां बजाइए, उत्साह व्यक्त कीजिए, आंसू आए तो आने दीजिएगा। कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। अगली पंक्ति जब समाप्त हो तो इस पूरे हॉल में आपके हाथ ऐसे लगे जैसे तिरंगे लहरा रहे हैं। ये है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, ध्यान रखिएगा तालियों का, और वहां भी कर सकते थे। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े
पर आसमानी हो गए हैं, है नमन उनको कि जिनके सामने कौना हिमालय। तो बस छोटे छोटे सुनिए कि पिता जिसके रक्त ने, किसके घर से जाता है लड़ने वाला? रईसों के घर से जाता है, राजनेताओं के घर से जाता है? नहीं, किसानों के घर से जाता है। हमारे पूरे महाराष्ट्र के लड़के मुझे मिलते हैं जब मैं जाता हूँ, मराठा वारियर मिलते हैं, वहाँ रेजिमेंट के बच्चे मिलते हैं जब भी मैं सीमा पर जाता हूँ, कि पिता जिसके रक्त ने उज्ज्वल किया कुलवंश माथा। एक एक संबंध गा रहा हूं, आपकी वाह मिलेगी तो अच्छा लगेगा। कि पिता जिसके रक्त ने उज्ज्वल किया कुलवंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। बहन जिसने सावनों में, अभी रक्षाबंधन गया है, मेरे हाथ पर अब भी राखी है। हमारे गांवों में ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जो अभ्यास के आधार पर 3 राखियां लग के ले आती हैं और फिर राखी की थाली देख के रोती हैं। याद आता है कि 2 ही रह गए, एक कलाई तो सीमा पर तिरंगा थामे रह गई। मैं उस बहन के नाम पढ़ रहा हूं, पूरे हॉल की तालियां चाहता हूं कि बहन जिसके पिता जिसके रक्त ने उज्ज्वल किया कुलवंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझर स्वयं ही, सबकी भागीदारी हो अगली लाइन में। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझर स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी। श्रीनगर में जब धारा 370 हटी तो थोड़ा उपद्रव हो गया। भारत माता के माथे में पुराना फोड़ा था, ऑपरेशन हुआ तो दर्द तो स्वाभाविक था, और भाई कोई सर्जन तो थे नहीं करने वाले। अब कितना भी कुशल हो, चाय वाला ऑपरेशन करेगा, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम हो, इसमें क्या दिक्कत है। तो लोगों को बड़ी दिक्कत हो गई, बड़ा कष्ट हो गया, कर्फ्यू लग गया। हमारी एक मित्र है, पत्रकार है, बड़ी कश्मीर की है। ईद आ गई तो उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, तुम्हारी सरकार को। मैं तुम्हारी नहीं है सरकार। बोले नहीं, ये भाजपाइयों को, इनको शर्म नहीं आई। मैं ईद पर अपने भतीजे को गिफ्ट नहीं दे पाई, मैं गिफ्ट भेज नहीं पाई क्योंकि आने जाने पर रोक लग गई। तो मैंने उन्हें एक फोटो भेजा अपने गांव के पास में, जहां मेरा शहर है उसके पास में गांव का एक सूबेदार शहीद हुआ पुलवामा में। उसकी 6 साल की बच्ची अपने पिता की चिता को अग्नि देने के बाद होठ दबाकर सैल्यूट कर रही थी। मैंने वो फोटो भेजा और मैंने कहा कि अगर कश्मीर में उन दरिंदों ने इसका खिलौना ना छीना होता तो आज आपके भतीजे के पास भी खिलौना पहुंच रहा होता। तालियां आपकी थोड़ी कम थी। मैं उस बिटिया का चित्र बना रहा हूं। हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे शक्तिशाली शहर के सबसे शक्तिशाली परिसर में बैठे हुए हैं। भारत के भविष्य की तरफ, जिन 2-3 चेहरों की तरफ भारत की राजनीति और भारत की मनीषा देखती है, उनमें से एक चेहरा मेरे सामने बैठा हुआ है, आपके स्नेही मुख्यमंत्री। लेकिन अगली पंक्ति में मैं पढ़ने जा रहा हूं, उसमें उनका भी स्नेह मिले और आप सबकी तालियां हाथ उठाकर गूंजे तो मैं उस बिटिया को पुनः स्मरण कर पाऊंगा। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझर स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। प्रिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई। एक पंक्ति आ रही है, कुछ लोगों के हाथ नहीं खुले, मुझे उनसे शिकायत रही 14 तारीख को, शायद इस बार शिकायत वो मेरी दूर कर दें, अच्छा लगेगा। कि है नमन उस देहरी को। 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए स्क्वायर फीट आप घर बेच रहे हैं साहब, नोएडा में भी बिक रहा है। लेकिन मैं जिस घर को आपके घरों से अच्छा बता रहा हूं, वो घर आपसे अच्छा हो तो आप सच्ची तालियां बजा देना। है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया। ये जितने यहां वैमनस्य फैलाने वाली आवाज राजनीति में उठ रही हैं, जिस समय पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद यहां पसरा था
और एक आदमी राइफल लेकर AK-47 लेकर खड़ा हो गया था, उस समय राजनीति की आवाजें नहीं आई थी। हिंदुस्तान के एक बेटे तुकाराम ओम्बले ने अपनी छाती अड़ा दी थी, तब दुनिया में पाकिस्तान के पर्दा हुआ था। तब कह रहा कि है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया। फिर दीजिएगा अपना प्रसाद। है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन। अंतिम पंक्तियां पढ़कर विदा लेता हूं आपसे। अब आंसू पोंछने का वक्त है। ये नया भारत है, ये यूनाइटेड नेशंस में पर्चियां लेकर नहीं जाता। अगर इसकी तरफ कोई एक आंख उठाता है तो ये दोनों आंख फोड़ने के लिए उसके घर में घुसकर मारता है। ये नए भारत का संकल्प है। भारत अपने नए स्वर पहचान रहा है। मैं उसी संकल्प की अंतिम पंक्तियां पढ़कर विदा लेता हूं कि हमने लौटाए सिकंदर। खामोश लोगों, मुख्यमंत्री से केंद्र की बात हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा था, ताली पर अभी टैक्स निर्मला जी ने नहीं लगाया है। ये इतने डरे हुए हैं कि जब पॉपकॉर्न पे लग गया तो इस पे भी लग सकता है भाई। ऐसा मत डरिए कि हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। ये जो वॉशिंगटन वाला फूफा, ये इतना प्रचंड मूर्ख है। एक तरफ तो कहता है कि मैंने फोन किया और जंग रुक गई, और दूसरी तरफ कहता है कि मेरी टैरिफ की बात नहीं मान रहे प्रधानमंत्री, बड़े टफ नेगोशिएटर है। अबे जब तेरी जो आदमी तेरे पैसे की नहीं मान रहा वो जंग की मान लेगा? तो पहले तय कर। अब इस बड़ी सेवा पिछली बार की, जब ये पिछली बार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, आए थे भारत में, आगरा घूमने गए पत्नी को साथ लेके, फर्स्ट लेडी जो कहलाती है। हालांकि इनकी तो नहीं है, इनकी तीसरी है, लेकिन फिर भी फर्स्ट लेडी वो अब चल रहा है, उसको फर्स्ट लेडी कहते हैं, क्या करें। लेकिन वो कुंडली में ही है भारत के। पर आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैंने पहले दिन ट्वीट किया था जिस दिन टैरिफ का मसला आया था। मैंने कहा भाई, देश की अर्थव्यवस्था में खेती और पशुधन में घुसने के जुगाड़ के लिए ये आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है। और यहाँ कुछ लोग बैठे हैं जो मेरे से सहमत होंगे, मैं जानता हूँ जिनको। जो लोग पर्सनली प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं वो दो बातें उनके बारे में जानते हैं। एक तो आप आर्म ट्विस्टिंग करके उनसे कुछ नहीं करा सकते, और अगली बात पर शायद ज्यादा ताली हो जाए, आर्म ट्विस्टिंग करके तो दोस्त नहीं करा सकते, तो दुश्मन है, फिर भी समझ रहे हो। क्योंकि आई नो दैट जेंटलमैन फ्रॉम 2001, आप नहीं कर सकते उनके साथ। नंबर 2, जो उनको जानते हैं वो एक बात और जानते हैं, जो जानते हैं वो भी मुझे बताएं, विपरीत परिस्थितियों में, क्राइसिस के टाइम में उनका बेस्ट निकलता है। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं क्रिकेट में, जब लक्ष्य छोटा रह जाए, रन कम रह जाए, तो सबसे अच्छा खेलते हैं। जब मैं आपके मुंबई के सुपरस्टार, हम सबके बहुत आइडियल, बहुत प्रिय सचिन तेंदुलकर साहब, जब क्राइसिस में होता है तो बहुत अच्छा खेलते हैं। क्राइसिस में ना हो टीम तो 34 पे आउट होकर घर चलो, अपना पवेलियन में चाय पीते हैं आराम से। लेकिन ये, और फिर भी समझ में ना आए कि कितना टफ निगोशिएटर है और कितना प्रॉब्लम है। तो मेरा उनसे अनुरोध है ट्रम्प साहब से कि उनके तो भारत में जुगाड़ दें। एक बार कांग्रेस के मित्रों से बात करें तो उनको पता चलेगा कि क्या है। सुनिएगा कि हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। इसकी हर लाइन पर आपके हाथ खुलेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। और बांग्लादेश विभाजन पर एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, जो मैंने उन मोहतरमा को कहा था कि ढाका में थे क्या नाना जी। हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। सिंह के दांतों से गिनती 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से में गलत उतर गया चंद्रयान, और हम सुबह से ट्वीट कर रहे थे कि भारत की वैज्ञानिक ऊपर आ रहे हैं, स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दो, रोज ही आकाश चढ़ते आ रहे हैं। हम भी उदास थे, देश भी उदास था। प्रधानमंत्री ने गले लगाया साइंटिस्ट को, तो वो उनके पड़ोसी देश में टेक्नोलॉजी मिनिस्टर था, टेक्नोलॉजी नहीं है पर मिनिस्टर था,
तो उसने मेरे ट्वीट के ऊपर लिखा, और शायर आजम चांद पे उतर गया झंडा। तो मैंने एक ही लाइन लिखी, वो भी ब्लॉक करके चला गया। मैंने कहा तू तो चुप ही रहे, चांद पे झंडा होना और झंडे पे चांद होने में औकात का अंतर होता है भाई। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। और आखिरी पंक्ति पर दोनों हाथ आकाश में हो। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक अभिनंदन गया है। तो है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन। आपने बहुत मन के साथ सुना। मुख्यमंत्री जी, आपका स्नेह हर बार मिलता है। ईश्वर यह स्मृति आप पर बनाए रखे, और मैं आशा करता हूं कि भारत का भवितव्य जो आपने देखता है वो पूर्ण काम हो। और नहीं, इस पर ताली बजाओ, मैं जो बोलता हूँ वो हो जाता है। हाँ, एक बार मैंने 2006 में अहमदाबाद में बोल दिया था, हो गया था। है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन, शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय।